Bismillahirrahmanirrahim. बायोलॉजी चैप्टर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल क्लास 10। आज जो हमारा टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन है। हम कोऑर्डिनेशन के बारे में देखेंगे कि किस तरह हमारी बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन हैं, वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। अगर हम अपनी बॉडी के टिश्यू और ऑर्गन की बात करें तो वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते। अगर इंडिपेंडेंटली काम करेंगे तो हमारी बॉडी सही तरह से कोई भी काम या कोई भी फंक्शन अंजाम नहीं दे सकती और इंसान जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसकी डेथ हो सकती है। तो कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए हमारी बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन हैं, सब मिलकर काम करते हैं, जिसे कोऑर्डिनेशन का नाम दिया गया है। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें, जैसे हमारी बॉडी अगर कोई भी हम काम करते हैं तो हमारे मसल्स मिलकर काम करते हैं। आपकी बुक में एक एग्जांपल दी गई है कि कोई जो प्लेयर है वो बॉल को कैच करने के लिए रन करता है, तो उस बॉल को कैच करने के लिए बॉडी में मुख्तलिफ एक्टिविटी हो रही होती हैं। मतलब हम बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन काम कर रहे होते हैं। जैसे मसल्स हैं, मसल्स अपना काम करेंगे, इसके अलावा आपके हाथ अब काम करेंगे, इसके अलावा जो लेग्स और जो आपकी बैक है वो काम करेगी ताकि उस बॉल को कैच किया जा सके। अगर देखा जाए तो हम कहते हैं कि जितने भी जो इन्फॉर्मेशन है, जो बॉडी के ऑर्गन हैं, जो टिश्यूज़ हैं, वो काम कर रहे होते हैं दरअसल नर्वस सिस्टम की बिना पर। जो नर्वस सिस्टम है वो इन टिश्यूज़ को, ऑर्गन को कंट्रोल कर रहा होता है ताकि सही तरह से जजमेंट की जा सके और जो पावर है और जो लेंथ है, जो टाइम है, उसको जज करके बॉल को कैच किया जा सके। इसके अलावा सिर्फ आपके मसल या आर्म या लेग काम नहीं कर रहे होते, बल्कि आपकी बॉडी में ब्रीथिंग जो रेट है, जो प्लेयर का ब्रीथिंग जो रेट है वो इंक्रीज़ कर जाता है। इसके अलावा जो हार्ट बीट रेट है वो भी इंक्रीज़ कर जाता है। ब्लड प्रेशर एडजस्ट करने की बॉडी पूरी कोशिश कर रही होती है ताकि एक्स्ट्रा जो हीट है वो बॉडी से रिमूव की जा सके। अगर बॉडी से ज़्यादा एक्स्ट्रा हीट मूव नहीं की जा सकेगी, या ब्रीथिंग रेट आपका इंक्रीज़ नहीं होगा, या हार्ट बीट रेट इंक्रीज़ नहीं होगी, तो बॉडी की एक्टिविटी यानी कि फंक्शनल एबिलिटी जो है वो सही तरह से काम नहीं कर पाएगी। इसके अलावा जो हमारे पास एग्जांपल है कि जब आप कोई कुछ भी लिख रहे होते हैं, व्हेन वी आर राइटिंग समथिंग, तो आपके सिर्फ़ और सिर्फ आपके हाथ इस पे काम नहीं कर रहे होते, बल्कि आपके हाथ के जो फिंगर्स हैं, इसके अलावा आपकी आइज़ हैं, आपकी थॉट है, वो सब मिलजुल कर काम कर रही होती है, जिसकी वजह से इस चैप्टर का नाम जो है वो कोऑर्डिनेशन है। और कंट्रोल की बात करें तो हमारी बॉडी को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर बात करें तो दो किस्म की जो मदद करते हैं बॉडी को काम करने में, वो नर्वस सिस्टम है और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम है। नर्वस सिस्टम हम आगे पढ़ेंगे कि न्यूरॉन्स के बने होते हैं। नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी में आप मतलब कोई भी आपकी बॉडी का मसल या वर्क काम कर रहा है तो वो नर्वस सिस्टम की बना पर कर रहा है। इसके अलावा आपकी बॉडी में एक और सिस्टम काम कर रहा होता है जिसे एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। दरअसल ये हार्मोन को रिलीज़ करता है और हार्मोन आपकी बॉडी या आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं या आपकी बॉडी को ओवरऑल कंट्रोल कर रहा होता है। एनिमल की बात करें, यानी कि हम अपनी बात कर लें, तो एनिमल में नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है बॉडी को। लेकिन अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट में सिर्फ और सिर्फ एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि हार्मोन कंट्रोल कर रहे होते हैं। मैंने कहा कि एनिमल की अगर बात कर लें तो एनिमल में नर्वस सिस्टम और नर्वस सिस्टम के साथ साथ जो एंडोक्राइन सिस्टम है यानी कि हार्मोन, वो बॉडी को कंट्रोल करते हैं। लेकिन अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट को सिर्फ और सिर्फ एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि हार्मोन कंट्रोल करता है, क्योंकि उनके अंदर नर्वस सिस्टम मौजूद नहीं होता। इसी तरह अब देखें कि जो कोऑर्डिनेटेड एक्शन है कि आपकी बॉडी मिलकर काम कर रही है, आपकी बॉडी में कैसे मैसेज कन्वे होता है और आपकी बॉडी कैसे एक्शन परफॉर्म करती है, तो उसके लिए उन्होंने 5 कंपोनेंट्स पर कोऑर्डिनेटेड एक्शन को डिवाइड किया है। सबसे पहला जो कोऑर्डिनेटेड एक्शन में हमारे पास कंपोनेंट है वो स्टिमुलस है। अब स्टिमुलस को समझने से पहले एक बुक में, आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है कि आप जब स्नेल को टच करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्नेल का स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये स्नेल है। जब इसे टच किया जाता है तो ये फ़ौरन इस जो ऊपर वाला स्केलेटन है उसके अंदर अपनी बॉडी को छुपा लेता है। जैसे यहाँ पर आपको स्केलेटन दिखाई दे रहा है, इस जो बॉडी है स्नेल की, इसने इसके अंदर अपनी बॉडी के अंदर छुपा लिया है।
इसी तरह आपने सनफ्लावर को भी देखा होगा, जो सन की तरफ अपनी मूवमेंट को शो करता है। इसके अलावा कई ऑर्गेनिज्म जो फैक्टर्स हैं जो कि ऑर्गेनिज्म जिसकी बिना पर रिस्पॉन्स शो करता है। अब स्टिमुलस है क्या? स्टिमुलस इन्वायरमेंट में किसी भी किस्म का चेंज है, वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी हो सकता है, वो इंटरनल इन्वायरमेंट भी हो सकता है। जैसे एक्सटर्नल की बात करें तो टेम्परेचर है, आपकी बॉडी उसके खिलाफ रिस्पॉन्स शो करती है। अगर हम इंटरनल की बात करें तो हार्मोन्स हैं जिसके खिलाफ आपकी बॉडी रिस्पॉन्स शो कर रही होती है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी रिस्पॉन्स शो करती है। तो हम इसे क्या बोलेंगे? हम इसे स्टिमुलस बोलेंगे कि कोई भी चेंज जो इन्वायरमेंट में होता है उसे हम स्टिमुलस बोलते हैं। इसकी जो एग्जांपल है स्टिमुलस की, वो हीट, कोल्ड, प्रेशर, साउंड वेव्स, जो केमिकल का मौजूद होना, प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स, माइक्रोबियल इन्फेक्शन, ये सारे क्या है? रिस्पॉन्स हैं। आप हीट किसी अगर टेम्परेचर की बात करें या किसी हॉट ऑब्जेक्ट की बात करें या कोल्ड की बात करें तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्स शो कर रही होती है। या साउंड वेव्स की अगर बात करें तो बॉडी अगर अच्छा साउंड है तो आपकी बॉडी उसको सुन रही होती है, लेकिन अगर साउंड वेव्स अच्छी नहीं है तो आपकी बॉडी से अवे मूव करती है। तो इसी तरह माइक्रोबियल अगर खुदा ना खास्ता इन्फेक्शन हो जाए तो आपकी बॉडी वाइट ब्लड सेल्स उसके खिलाफ, जो आपकी इम्यूनिटी है उसके खिलाफ रिस्पॉन्स शो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कोऑर्डिनेट डायरेक्शन में जो सेकंड कंपोनेंट है वो रिसेप्टर है। रिसेप्टर किसे बोलते हैं? वो रिसेप्टर हम बोलते हैं रिसीवर को। रिसीवर बोला जाता है जो रिसीव करे। अब रिसीव किसको करना है? हम कहते हैं जो स्टिमुलस है उसको डिटेक्ट किया जाता है, और डिटेक्ट करने के लिए ख़ास किस्म के ऑर्गन होते हैं, ख़ास किस्म के टिश्यूज़ होते हैं, या बॉडी के जो सेल हैं वो डिटेक्ट करते हैं ताकि आगे रिस्पॉन्स शो किया जा सके। अब मैंने अभी कहा कि स्टिमुलस एनी चेंज इन एनवायरनमेंट, रिसेप्टर जो उस चेंज को रिसीव करे। जैसे बाहर टेम्परेचर चेंज होता है तो आपके जो स्किन टिश्यूज़ हैं वो उसको रिसीव करते हैं। इसी तरह अगर देखा जाए तो एग्जांपल्स आपकी बुक में मौजूद हैं कि बाय साउंड वेव जो है उसको डिटेक्ट करने के लिए एयर्स हैं। इट्स मीन के जो एयर्स हैं वो रिसेप्टर हैं। इसी तरह लाइट को डिटेक्ट करने के लिए आइज़ हैं। इसका मतलब आइज़ जो हैं वो रिसेप्टर हैं। और केमिकल को रिसीव करने के लिए जो हवा में मौजूद है, हम कहते हैं जी नोज़ मौजूद है बॉडी में, जो कि डिटेक्ट करती है मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स को। आगे हमारे पास जो थर्ड वाला कंपोनेंट है वो कोऑर्डिनेटर है। कोऑर्डिनेटर हम बोलते हैं ये ऐसा ऑर्गन है जो कि रिसीव करता है इंफॉर्मेशन जो कि रिसेप्टर से आती हैं। रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन जैसे एयर है, वो साउंड वेव्स आई हैं, वो साउंड वेव्स मैसेज की फॉर्म में कोऑर्डिनेटर के पास पहुंचती हैं ताकि उसके खिलाफ रिस्पॉन्स शो किया जा सके, बॉडी जो है रिस्पॉन्स शो कर सके। अब कोऑर्डिनेटर की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर जो कोऑर्डिनेटर है वो आपको सबको पता है, वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, मज़ीद डिटेल अभी हम इसके बारे में करते हैं। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मदद कर रही होती है, इसे हम कोऑर्डिनेटर बोलेंगे, ताकि बॉडी का जो प्रॉपर एक्शन है वो बॉडी परफॉर्म कर सके। इसके अलावा जो केमिकल कोऑर्डिनेशन भी, यानी कि नर्वस कोऑर्डिनेशन में हमने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को देखा, और केमिकल कोऑर्डिनेशन में हम हार्मोन को देखते हैं। हार्मोन मैसेज को रिसीव करती है, हार्मोन मैसेज पहुंचाती है। अगर हम नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात करें तो नर्व इंपल्सेस की फॉर्म में मैसेज जाता है, और केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करें तो मैसेज जो है वो हार्मोन की फॉर्म में जाएगा ताकि आपकी बॉडी सही तरह से जो आपके जो ऑर्गन टिश्यू हैं वो सही तरह से काम कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ वाला कंपोनेंट है वो अफेक्टर है। अफेक्टर बोलते हैं ऐसा पार्ट बॉडी का जो रिसीव करता है मैसेज फ्रॉम कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज आएगा ताकि अफेक्टर रिस्पॉन्स शो कर सके। अफेक्टर की जो एग्जांपल है वो मैं लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल मसल्स या ग्लैंड्स। इसके अलावा भी और भी अफेक्टर्स की एग्जांपल्स हैं। तो मसल्स या ग्लैंड्स हैं जो कि क्या करते हैं, रिस्पॉन्स शो करते हैं, जिसने मैसेज रिसीव किया अफेक्टेड से। मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ दोबारा से। स्टिमुलस हमने कहा कोई भी चेंज है जो कि इन्वायरमेंट में हुआ है। हम कह रहे थे कि गलती से आपका हाथ जो है वो हॉट ऑब्जेक्ट पे लग जाता है, तो आपका रिसेप्टर यानी कि स्किन ने उसको रिसीव किया और मैसेज भेजा इम्पल्सेस की फॉर्म में। मैसेज इम्पल्सेस की फॉर्म में कोऑर्डिनेटर के पास गया। कोऑर्डिनेटर क्या है हमारे पास, स्पाइनल कॉर्ड प्लस ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड प्लस ब्रेन। मैसेज गया किसके पास, इम्पल्सेस की फॉर्म में मैसेज जाएगा अफेक्टर के पास। अफेक्टर हमारे पास हम कह लेते हैं जी मसल्स।
मसल्स क्या करेंगे, रिस्पॉन्स शो करेंगे। अब अभी हम अफेक्टर की बात कर रहे हैं, तो अफेक्टर हमारे पास क्या है, मसल्स हैं। मसल्स क्या करेंगे, रिस्पॉन्स क्या करेंगे, कंट्रैक्ट करेंगे। कंट्रैक्ट करेंगे तो आपका हाथ जो है वो फौरन पीछे हो जाएगा। इसलिए हमने आगे 5 जो कंपोनेंट है रिस्पॉन्स को भी बीच में शामिल किया था। ऑन रिसीविंग द मैसेज फ्रॉम कोऑर्डिनेटर द इफेक्टर परफॉर्म एक्शन। आप कोऑर्डिनेटर जो है वो मैसेज रिसीव करता है और जो मैसेज आया है वो आगे उसने ट्रांसफ़र किया अफेक्टर के पास, तो अफेक्टर ने एक्शन परफॉर्म किया। इस एक्शन को बेसिकली हम रिस्पॉन्स कहते हैं। अब एग्जांपल क्या है, जैसे मैंने अभी बताया कि हार्ड ऑब्जेक्ट का आपका हाथ लगा तो मैसेज जो है वो आपके रिसेप्टर से होता हुआ कोऑर्डिनेटर ने आगे मैसेज भेजा अफेक्टर के पास, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किए, तो रिस्पॉन्स ये हुआ कि आपका हाथ जो है वो पीछे हो जाता है। इसके अलावा जो सनफ्लावर है वो हार्मोन्स के ज़रिए वो मूवमेंट शो कर रहा होता है सन की तरफ। अगर हम बात करें जो नर्वस रिस्पॉन्स होता है वो कुछ देर के लिए होता है, शॉर्ट लिविंग रिस्पॉन्स होता है, मतलब आपको कुछ देर के लिए वो चीज़ महसूस होती है। लेकिन अगर केमिकल और ये जो नर्वस है ये रिस्पॉन्स क्विक होता है। लेकिन अगर हम केमिकल की बात करें तो केमिकल जो रिस्पॉन्स है वो स्लो होता है, लेकिन ये लॉन्ग लिविंग रिस्पॉन्स होता है। मतलब जैसे कि आपकी हाइट बढ़ती है तो आपकी बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन रिलीज़ करते हैं, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन रिलीज़ करते हैं। जब वो रिलीज़ होता है ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फ़ौरन आपकी हाइट बढ़ जाए, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता आपके सेल डिवाइड करते हैं तो आपकी हाइट जो है वो बढ़ती है। तो हम कहते हैं ये जो रिस्पॉन्स है केमिकल ये स्लो होता है लेकिन लॉन्ग लिविंग रिस्पॉन्स होता है, तो इसे हम केमिकल रिस्पॉन्स का नाम देंगे, यानी कि हार्मोन्स जो उनसे है वो कंट्रोल कर रहा होता है।